नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी कैंडिडेट्स रेलवे में नौकरी पाने का सपना संजोए हुए थे और जिन्होंने भी ग्रुप डी 2024 का एग्ज़ाम दिया था, उनका रिज़ल्ट कल आ चुका है। लेकिन उसमें से 7-8 आरआरबीज़ का भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। तो आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आज कल में जो है आ जाएगा वो भी रिज़ल्ट। अब हम जिनका भी रिज़ल्ट आ गया है, मतलब फिज़िकल के लिए जो भी लिस्ट में आ गए हैं जिनका रोल नंबर, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। अब आगे की कवायद आपकी रहेगी कि फ़िज़िकल की तैयारी कैसे करें। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि जैसे कि आपका ग्रुप डी का रिज़ल्ट आ चुका है, फ़िज़िकल की तैयारी कैसे करें। और आज से ही शुरू कर दें फ़िज़िकल की तैयारी, जो चाहते हैं कि आप जो है ग्रुप डी में इसमें जो है सफल हो। और सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, उसका फ़ायदा क्या है। और मेडिकल कैटेगरी जो है, क्या क्या मेडिकल कैटेगरी है, कौन से मेडिकल कैटेगरी पे जो है कौन सा पोस्ट मिलेगा। तो इससे संबंधित ये वीडियो अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको बताएंगे कि ग्रुप डी में सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सा है। और चलिए अभी हम लोग फिज़िकल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो है माफ़ी चाहेंगे, इसमें देखिए फिज़िकल में दो ही मेन क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना रहता है। आपको जो है एक 35 केजी वेट वाला, जो जिसको कि आपको जो है शोल्डर पे रख के जो है उठा के, आपको सर पे नहीं रखना है, आपको शोल्डर पे यानी कंधे पे उठा के जो है आपको 2 मिनट में जो है आपको पैदल जो है चलना रहता है आपको, है ना। तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, इसको आप आराम से फुलफ़िल कर सकते हैं। और इसके लिए बस आपको क्या है कि अगर किसी ने भी आज तक कभी वज़न नहीं उठाया होगा, कुछ उस तरह का काम नहीं किया होगा, तो बस आपको कुछ नहीं, आप जो है इस तरह का वज़न बस इतने, इससे वेट का ज़्यादा देखिए, प्रैक्टिस कभी भी थोड़ा ज़्यादा का कीजिए ताकि जहाँ पे मेन जगह पे जब जाएँ तो वो आपको जो है और आसान लगे। तो इसलिए आप जो है 35 केजी आपको टेस्ट में फिज़िकल में पास करना है, तो आप 40 केजी के आसपास का वज़न जो है उठा के आराम से देख लें। हो सके तो आप जो है सैंड, वहाँ पे जो आपको उठाने के लिए मिलता है तो उसमें सैंड फिल रहता है बैग्स में, वो बैग मिलते हैं। और वो जो है आप ये पहले से ही आप घर पे अपना बैग में अंदाज़तन जो है बैग में सैंड फिल कर लें। सीमेंट का जो बैग आता है वो 50 केजी का होता है, तो उसमें जो है और कम करके, थोड़ा कम करके रख के उसको फिल करके और बस उठा के देख लें कि आप शोल्डर पे उठा पा रहे हैं कि नहीं। बाकी बस उठा के अब पैदल चलना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से आप कर लेंगे। और ये भी चीज़ आपको बताऊंगा कि अभी आप घर पे जो प्रैक्टिस करेंगे वो ग्राउंड से, ज़मीन से उठा के प्रैक्टिस करेंगे। तो और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो है ना वेस्ट के हाइट तक का एक जो है, वेस्ट के हाइट तक का आपको जो है वहाँ पे प्लेटफॉर्म रहता है, उसी के ऊपर में जो है ये जो है सैंड के बैग जो है वहाँ पे रखे हुए होते हैं। तो उस पे से आपको उठाने में और आसानी जो है हो जाता है, ठीक है। तो घर पे आप जितना टफ थोड़ा प्रैक्टिस किए रहिएगा तो वहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी जो मेन क्राइटेरिया है वो आपका रनिंग का है, तो आज से ही रनिंग शुरू कर दें। और जो पहले से कर रहे हैं रनिंग तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रनिंग शुरू कर देना। और रनिंग वाले में क्या है कि देखिए इसमें टाइम का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है ना बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको जो है कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि आपको जो है कम से कम, जैसे ग्राउंड के हिसाब से अलग अलग आरआरबी में जो है आपको जो भी ग्राउंड मिलेगा उसके हिसाब से आपको जो है चक्कर लगाने होते हैं। जैसे कि किसी का कहीं का बड़ा ग्राउंड है तो हो सकता है 2 ही चक्कर लगवाएंगे, कहीं पे उससे थोड़ा छोटा ग्राउंड है तो 3 चक्कर, और कहीं कहीं पे जो है 4 चक्कर भी लगवाया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है सिर्फ राउंड को आपको कंप्लीट करना है। आप अभी जहाँ पे दौड़ने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी आपका ग्राउंड हो, पार्क हो या कोई भी हो, जहाँ आप रनिंग के लिए आप प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो एक अंदाज़तन आप लगा लें कि उसका जो है टोटल ट्रैक कितने का है, ठीक है। अगर कोई आप चक्कर लगा रहे हैं, वो 250 मीटर का एक चक्कर अंदाज के हिसाब से हो रहा है, तो आपको 4 चक्कर आपको कंप्लीट करने हैं। तो शुरुआत जो करेंगे आप धीरे धीरे करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा 1 किलोमीटर 4 चक्कर लगा के ही प्रैक्टिस करना है। आप जो है शुरुआत करेंगे 1-2 चक्कर से, शुरुआत करेंगे धीरे धीरे वार्म करते हुए। ये जो है 5 दिन के बाद फिर जो है आप थोड़ा बढ़ाएंगे अपना चक्कर। और मतलब टोटल जो है आपको लगभग बहुत ज़्यादा नहीं, आपको 15 से 20 दिनों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है रनिंग के लिए। और बस मैं बता देता हूँ कि इसका एक ही टिप्स है, जब पीईटी के लिए आप फिजिकल टेस्ट के लिए जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, आपको जो है अपना चक्कर कंप्लीट करना है। और एक मतलब जो है ना एक मीडियम फ्लो में, ऐसा नहीं कि बहुत आपको फास्ट स्प्रिंट दौड़ना है। यहाँ 100 मीटर का कोई रेस वगैरह नहीं है, आपको स्प्रिंट भी नहीं दौड़ना है और ना ही बहुत स्लो दौड़ना है। एक मीडियम एक यूनिफॉर्म स्पीड बनाए रखिएगा तो आपका ये जो है चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको, आप सभी ने तो पोस्ट प्रेफरेंस बाकी पहले ही भर दिया होगा, तो पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने फिल किया हुआ है तो वो भी बता देता हूँ कि जैसे कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस फिल किया होगा तो वो कैसे आपको अलॉट होता है। तो वो जो है आपका, वो जो पोस्ट प्रेफरेंस अलॉट किया जाता है तो उसको मेडिकल कैटेगरी आपकी देखी जाती है, जो मेडिकल में आप जिसमें भी क्वालिफाई हो रहे हैं मेडिकल कैटेगरी में। उसके बाद आपका मार्क्स देखा जाता है, ठीक है। तो और पोस्ट प्रेफरेंस तो आपने भरा ही है।
तो उस पोस्ट को देने के लिए आपको 2 चीज़ें देखी जाती हैं। अगर उस पोस्ट का आप कट ऑफ मतलब मार्क्स पार कर रहे हैं और उसमें मेडिकली फिट है, तो आपको वो पोस्ट आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका मान के चलिए कि आपने मेडिकल कैटेगरी जो है उसमें पास कर लिया, लेकिन आपका मार्क्स जो है लो है, तो फिर आपके नीचे के पोस्ट प्रेफरेंस में जो आपने नीचे में भर रखा है, कुछ दूसरा तीसरा चौथा जो प्रेफरेंस भर रखा है वो मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से मान के चलिए कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, ठीक है, मार्क्स आपका जो है बढ़िया है, और मार्क्स अच्छा होने के बाद भी लेकिन आपका मेडिकल जो है वो डाउन है, तो जिस पोस्ट के लिए जो है आपने प्रेफरेंस दे रखा है और उसका रिक्वायर्ड मेडिकल कैटेगरी B1 है, ठीक है, और आपका जो आपको मिल रहा है यहाँ पे क्या मेडिकल कैटेगरी आपको मिल जा रहा है, आपको मिल जा रहा है मान के चलिए कि C1 मिल जा रहा है या B2 मिल जा रहा है, तो फिर आप उस पोस्ट के लिए आपको जो है क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, वो पोस्ट आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि देखिए अभी मैं बात कर रहा था कि आपका मेडिकल कौन कौन सा कैटेगरी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, देख सकते हैं A2 A3। A2 जो है वो आपको पॉइंट्समैन के लिए जो है चाहिए होता है। उसके बाद और देख लेते हैं हम लोग, जैसे देखिए इसमें ट्रैकमैन के लिए B1 है, B2 कैटेगरी है, C1 और C2 भी मेडिकल पोस्ट है। ये सब जो है वर्कशॉप वगैरह में जहाँ पे स्थिर जॉब है वहाँ पे जो है ये लो मेडिकल कैटेगरी जो है वहाँ पे लागू होते हैं। तो अभी हम लोग जो है मेडिकल के बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में, और अगर आपको अपने मेडिकल से संबंधित कुछ भी जानकारी को क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो अभी हम लोग जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके ग्रुप डी में जो आपने फॉर्म भरा था लेवल 1 पोस्ट के लिए, इसमें इतने सारे तरह के आपके जो है पोस्ट हैं। कहीं कहीं पर सभी RRB में जरूरी नहीं है कि ये सभी पोस्ट उपलब्ध है, 14 तरह का पोस्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी RRB में ये 14 पोस्ट आपको मिलेंगे ही। तो इसलिए कुछ RRB में आपको जो है कुछ पोस्ट नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से आपका कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होगा। ये देखिए असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम में देखिए 3 तरह का यहाँ पे चीज़ें हैं। एक देख सकते हैं प्रोडक्शन यूनिट का मतलब होता है कि बड़े बड़े वर्कशॉप जैसे कि CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, BLW जिसका पहले नाम DLW था वाराणसी में है, इस तरीके से MCF है रायबरेली में, आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF है चेन्नई में। तो इस तरह से बड़े बड़े जो प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे जो है वैगन और कोचेज़ तैयार किए जाते हैं रेल के, तो वहाँ पे जो बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स में जो है वो ज़रूरत पड़ता है सिग्नल एंड टेलीकॉम असिस्टेंट का, जिसके लिए चूँकि वो एक बंद मतलब इसके आपका मेन लाइन से वो जुड़ा हुआ कार्य नहीं होता है, आपको बंद चरदीवारी के अंदर मतलब कारखाने के अंदर में आपको वर्क करना है। इसकी वजह से वहाँ पे जो है आपको C1 मेडिकल भी चल जाएगा, जो कि सबसे लोएस्ट मेडिकल आपका कैटेगरी में इसमें अभी ग्रुप डी के लिए आएगा। उसके बाद आपका जो आ जाएगा सिग्नल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे B1 चाहिए। देखिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होगा। C1 और वर्कशॉप देखिए यहाँ भी वर्कशॉप भी है। तो मैंने बताया ना कि वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में क्या अंतर है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्शन यूनिट एक बड़ा मतलब एरिया में होता है, ठीक है, बड़ा उसका ये है, वहाँ पर जो है खुद GM बैठते हैं। एक GM जैसे कि एक जोन का GM होता है, उसी तरीके से एक प्रोडक्शन जैसे CLW BLW जितना भी ICF वगैरह का मैंने नाम लिया, वहाँ पे GM का जो है ऑफिस होता है। और वर्कशॉप जो होते हैं वो किसी जोन के अंदर में, जैसे ECR के अंदर में आपका जो है आपका समस्तीपुर में वर्कशॉप है SPJW, उसके बाद हरनौत में है, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पे जो है वर्कशॉप होता है। जैसे साउथ ईस्टर्न रेलवे में खड़गपुर KGPW है, आपका खड़गपुर में वर्कशॉप है। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे में आपको वर्कशॉप मिल जाएगा, लिलुआ में वर्कशॉप मिल जाएगा, कचरापारा में वर्कशॉप मिल जाएगा। तो ईस्टर्न रेलवे में जमालपुर में वर्कशॉप मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये सब वर्कशॉप है, और उसमें जो है मेडिकल कैटेगरी C1 चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ये असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का, ये मैकेनिकल का पोस्ट होता है जो डेडिकेटेड टोटली रूप से वर्कशॉप पोस्ट है, उसके लिए भी मेडिकल कैटेगरी C1 चाहिए होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइम मैंने ग्रुप डी दिया था, 2018 का ग्रुप डी दिया था, और मैंने ऐसे ही बस टेस्ट ट्रायल के लिए दिया था। उसमें मेरा जो है रिजल्ट हो गया था, और मेरे को जो पोस्ट भी मिला था वो असिस्टेंट वर्कशॉप वाला पोस्ट मिला था, इसलिए मैंने वहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया था। क्योंकि अभी मैं बता रहा था ना आपको कि कौन सा पोस्ट अच्छा है। तो अगर आप ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन मतलब आर्टिजन स्टाफ हैं, आर्टिजन स्टाफ हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट नौकरी है आपकी वर्कशॉप की। कहीं भी किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में मिल जाए या वर्कशॉप मिल जाए, सबसे बेस्ट है। और बेस्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको जो है लाइन का ड्यूटी से मतलब नहीं होता है, लाइन का ये नहीं का। और ज़्यादातर छोटे अगर वर्कशॉप छोटे हैं तो वहाँ पे जो है नाइट ड्यूटी वगैरह आपको नहीं करना पड़ता है,
ठीक है। बाकी उसके बाद जो है फेस्टिवल वगैरह जितने भी होते हैं उसमें ऑफ रहता है उन वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट, तो आपको छुट्टी मिल जाएगा और छुट्टी की भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से छुट्टी भी अगर आपका खुद का छुट्टी भी लेना है तो आसानी से मिल जाता है। और प्रमोशन वगैरह भी चैनल भी बढ़िया रहता है, आपको 2 से 3 सालों में आप जो है टेक्नीशियन बन जाएंगे अगर ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन सीनियरिटी वगैरह जो है सिर्फ उस वर्कशॉप के अंदर का ही होता है, उसको डिवीजन से मतलब नहीं होता है। तो इस तरीके से वर्कशॉप में बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं जो मतलब बहुत सारे वर्कशॉप में जो है आपको इंसेंटिव वगैरह देखने को मिल जाएगा, इंसेंटिव मिलेगा वर्क्स पे, मतलब आपके सैलरी के अलावा एक एडिशनल अलाउंस भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये एक स्थिर जॉब है, कहीं आपको भागना नहीं है, आप आराम से एकदम स्थिर जॉब में कर सकते हैं और इसके साथ साथ में रह के आगे की पढ़ाई की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्कशॉप वाले में असिस्टेंट ब्रिज है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है असिस्टेंट ब्रिज, ये सिविल इंजीनियरिंग का वो मतलब डिपार्टमेंट में है। इसके लिए मेडिकल कैटेगरी आपको B1 चाहिए होता है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल के अंदर में ही CNW का पोस्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो ड्यूटी स्टेशन पे आपको किसी स्टेशन पे ड्यूटी प्रोवाइड किया जाता है या डिपो में, जहाँ पे वैगन वगैरह या कैरेज का जो मेंटेनेंस वगैरह होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपको जो है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। लोको सेट में आपको मिल जाएगा डीजल लोको सेट और इलेक्ट्रिकल लोको सेट, 2 तरह के होते हैं। जैसे आप सभी को पता है पहले डीजल इंजन चलता था, अब ज़्यादातर डीजल इंजन को रिप्लेस कर दिया गया है, तो डीजल सेट अभी भी है जहाँ जहाँ पे, तो वो वहाँ भी वो स्टेशन के आसपास में ही आपको लोको सेट मिल जाएगा देखने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो चाहे डीजल का हो। तो उसके लिए भी B1 मेडिकल कैटेगरी आपको चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जनरल सर्विसेज का मतलब लाइट पंखा बत्ती स्टेशन पे, कहीं ऑफिसेज में जहाँ भी मेंटेनेंस करना रहता है, लगाना रहता है, चेंज करना है, तो वो सब काम रहता है इलेक्ट्रिकल में, तो वो उसमें B1 मेडिकल कैटेगरी चाहिए होता है। प्रोडक्शन यूनिट में जैसे कि कहीं वर्कशॉप वगैरह में आपको पोस्टिंग मिल रही है इलेक्ट्रिकल में, तो वहाँ पे C1 मेडिकल प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप और मतलब वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट मैंने पहले ही बता दी, वहाँ के लिए C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि एक 4 दीवारी के अंदर है, वहाँ पे लाइन से आपका सरोकार नहीं है, आपको ओपन लाइन में नहीं जाना है, इसके लिए वहाँ पे मेडिकल कैटेगरी जो है कम लो वाला भी चल जाता है। उसके बाद आपका असिस्टेंट पाथवे के अंदर असिस्टेंट जो पाथवे होता है PWA, वो आपको यहाँ पे वो भी लाइन से रिलेटेड, ट्रैक से रिलेटेड जॉब होता है, तो इस वहाँ भी मेडिकल कैटेगरी B1 आपको रिक्वायर्ड होता है। ये सब सेफ्टी कैटेगरी के, जैसे ही B2 से आप ऊपर जाते हैं वो सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट काउंट हो जाता है। सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट के लिए कम से कम B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट TL एंड AC जो है ट्रेन लाइटिंग और AC वाला जो है ये वर्कशॉप का मतलब यहाँ पे जो है उसका मेंटेनेंस वगैरह बना ये किया जाता है। तो यहाँ भी चूंकि वर्कशॉप के अंदर वर्कशॉप जैसे ही लग गया या प्रोडक्शन हुई, तो वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड लो मेडिकल स्टैंडर्ड भी चल जाएगा, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड लगेगा। उसके बाद TL एंड AC जो इलेक्ट्रिकल का है, तो जनरल सर्विसेज में B1 चाहिए, और उसके बाद जो है आपका प्रोडक्शन यूनिट में है तो फिर C1 चाहिए, वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट में C1 ही चाहिए। जनरल सर्विसेज का मतलब आपको लाइन में, ट्रेन में, ये सब में जाना होगा, तो वहाँ पे जो है आपको वो उसके लिए सेफ्टी कैटेगरी B1 हो जाता है। उसके बाद आता है आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जो आपने येलो कलर का मशीन देखा होगा, आपने अलग अलग तरह के मशीन होते हैं, उसमें जो है वो ब्लास्ट मेंटेनेंस के लिए ब्लास्ट वगैरह जो ट्रैक पे लगे होते हैं और बहुत सारी उसका जो प्रोसेस काम होता है, तो वो ट्रैक मशीन में आपको ड्यूटी मिलती है। तो उसके लिए आपको जो है मेडिकल कैटेगरी आपका क्या चाहिए होता है, उसके लिए मेडिकल कैटेगरी आपको A1 की ज़रूरत पड़ेगी, A1 माफ़ कीजिएगा A3 की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रैक मशीन वाला पोस्ट जो है आपको क्या है कि इसमें जो है ना आपको फील्ड जॉब है। फील्ड जॉब का मतलब कि हो सकता है कि आप जिस स्टेशन पे आपको पोस्टिंग है उस स्टेशन से आपको जो है दूसरे जगह जा के आपको काम करना होगा। वो मशीन होता है, मशीन के साथ में जो है आपको कैंपिंग कोच भी साथ साथ रहता है, वहीं पे आपको रहना है, नहाना है, खाना है, काम करना है। तो इसमें जो है आपको अपने हेडक्वार्टर से दूर जो है 10-10 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए अलग आपको रहना पड़ सके। लेकिन उसके इसमें फ़ायदे ये हैं कि इसमें सैलरी आपकी बहुत अच्छी बन जाती है। इसमें एक जो है एक्स्ट्रा पर्क आपको मिल जाता है। इसमें जो है आपका पूरा, चूँकि आप कोच में ही रहते हैं, काम करते हैं, तो उसमें नाइट ड्यूटी वगैरह भी काउंट होता है। और TA जो है आपको महत्वपूर्ण जो है आपको ट्रेवल अलाउंस बन जाता है। तो इसमें अच्छी खासी जो और नॉर्मल जगहों पे जो काम कर रहे हैं, ग्रुप डी में ही सेम पोस्ट पे रहते हुए भी आप यहाँ पे आराम से हर महीने 10 से जो है 12,000 रुपये अधिक जो है अर्न कर सकते हैं आपको ट्रैक मशीन वाले में। उसके बाद असिस्टेंट TRD है, TRD असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल का, इसमें आपको B1 कैटेगरी है। पॉइंट्समैन जो है, पॉइंट्समैन B, ये ट्रैफिक का पोस्ट है, ठीक है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है और इसके लिए A2 मेडिकल रिक्वायर्ड होता है। A2 मेडिकल आप सभी को पता है कि स्टेशन मास्टर के लिए और ट्रेन मैनेजर के लिए रिक्वायर्ड होता है। और स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का पोस्ट है और इसके लिए भी A2 मेडिकल रिक्वायर्ड होता है। तो अभी जो मैंने बताया कि वर्कशॉप का पोस्ट जो है बढ़िया है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो पॉइंट्समैन का पोस्ट भी जो है सबसे बढ़िया पोस्ट है, मतलब वर्कशॉप के बाद।
तो पॉइंट्समैन का पोस्ट अगर किसी लोगों को आगे जल्दी ग्रोथ करने का है और उसके लिए, तो उसके हिसाब से तो पॉइंट्समैन वाला पोस्ट और बढ़िया हो जाएगा वर्कशॉप के तुलना में। अगर उनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तो इसको आप जो है पॉइंट्समैन आपको मिलेगा तो बहुत बढ़िया होगा। इसमें क्या होता है कि आपको जो है ना ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आने वाले जैसे कि स्टेशन मास्टर या फिर आपका ट्रेन मैनेजर पोस्ट का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसमें आपको जो है बैठने के लिए एलडीसी में बैठने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा आप कमर्शियल डिपार्टमेंट में जो है सीसीटीसी भी बन सकते हैं, ठीक है। और सीसीटीसी बनने के बाद फिर आगे जो है सीनियर सीसीटी और प्रमोशन आपको मिल सकता है। तो इस तरीके का आपको जो है पॉइंट्समैन पे रहते हुए, पोस्ट पे रहते हुए आपको मिल जाएगा। और डेली स्टेशन पे ही आपको वर्क रहता है तो आपको देखने को भी मिलेगा। आपको हमेशा स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर लोगों से सरोकार होते रहेगा, आप उनसे भी जो है कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आखिरी में जो सबसे लास्ट में पोस्ट आता है वो ट्रैक मेंटेनर का है, जो बहुत कम ही लोग चाहते हैं कि मैं इस पोस्ट पे जाऊँ, ठीक है। लेकिन ये सच मायने में पूछा जाए तो रेलवे का जो है लाइफलाइन यही है, जो रेल चलना के सुचारू रूप से संचालन में काफ़ी योगदान देते हैं। और इनके लिए भी B1 मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में ये आता है। तो मैंने आपको जो है लगभग पोस्ट के बारे में भी समझा दिया है और अभी मैंने बता भी दिया कि लगभग सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सा है। तो मैंने एक बताया था वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट का जो पोस्ट है, जिसके लिए C1 मेडिकल रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको जो है अच्छा और आगे ग्रोथ करना है और अगर मेडिकल स्टैंडर्ड आपको हाई है तो पॉइंट्समैन पोस्ट भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इसके अलावा जो है आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाला जो पोस्ट है, इसमें थोड़ा हेडक्वार्टर से आपको दूर रहना पड़ सकता है, कैंपिंग कोच वगैरह में अदर स्टेशन पे समय बिताना पड़ सकता है। लेकिन इसमें सैलरी टीए वगैरह जोड़ के अच्छा बन जाता है, ठीक है। टीए इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको 10-12 हज़ार का एक्स्ट्रा इसमें मिल जाएगा। उसके बाद जो है असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप वाली पोस्ट भी आपकी अच्छी है। उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रिकल में भी अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल में जो प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में जो पोस्ट है वो भी स्थिर पोस्ट है, वहाँ भी आपको अच्छा ये भी मतलब पोस्ट है। साथ में देखिए ग्रुप डी और लेवल 1 में कोई भी अगर कैंडिडेट जाते हैं तो वो हमेशा के लिए वहीं पे रहना नहीं चाहेंगे, वो चाहते हैं कि और भी पढ़ाई करके कोई दूसरा एग्जाम निकाल के आगे जाएँ। तो पढ़ने के लिहाज से वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट में आप आराम से जो है पढ़ाई कर सकते हैं, स्थिर जॉब है उसमें और छुट्टी वगैरह काफ़ी मिल जाता है, छुट्टी वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो या कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।